स्पेशल रिपोर्ट में बात उस रिसर्च की होगी जिसके सामने आने के बाद हिमालय और उसके ग्लेशियर्स पर बन रही प्राकृतिक झीलों की चर्चा बेहद जरूरी हो गई है। देश का टॉकिंग पॉइंट है ये झीलें, और ये कोई आम झील नहीं है बल्कि वो जल कुंड है जो अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हुए तो फिर से बहुत बड़ी तबाही के संकेत हो सकते हैं। अगर हिमालय में हलचल हुई तो कुदरत का बैलेंस बिगड़ सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे की जद में आ सकती है। सवाल ये है कि इस बार हिमालय के किस इलाके में जलकुंड तैयार हुए हैं? क्या केदारनाथ से भी बड़ी तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एबीपी न्यूज पर हिमालय वाले जल प्रहार के संकेत को शब्दों में बयां करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। तो क्या हिमालय से विनाश का नया सिग्नल मिलने लगा है? क्या एक बार फिर पर्वतों को चीरकर जलधारा, प्रलय धारा बनने वाली है? क्या एक बार फिर केदारनाथ जैसी तबाही का अलार्म ऑन होने वाला है? पिछले साल हिमाचल ने जो कुछ देखा, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या हिमालय की गोद से इंसान की हस्ती को चुनौती देने वाले जलकुंड तैयार हो चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल, अब की बार हिमालय में कितने वाटर बम तैयार? बारिश, बाढ़, सैलाब, भूस्खलन, बर्फीले तूफान और फिर विनाश का। आप सोच रहे होंगे इतनी भीषण गर्मी के बीच हम आपको वाटर बम के बारे में क्यों बता रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल भी कौंध रहे होंगे कि 45 डिग्री के बीच पहाड़ों पर ये कौन से जलकुंड तैयार हो रहे हैं, और अगर ये बन भी गए तो भला इससे हमें क्या खतरा है? खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वाटर बम की टिक टिक शुरू हो चुकी है। जिन पहाड़ों की तरफ आप रुख करते हैं, जिन हिल स्टेशन पर आप छुट्टियां मनाने के लिए गर्मी को काउंटर करने के लिए बढ़ते हैं, अब उन्हीं पहाड़ों से प्रलयंकारी जल विस्फोट के सॉलिड संकेत आने लगे। सतलुज बेसिन पे 2 लेक्स हैं जो जिनका साइज बड़ा है। ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। ग्लेशियर तो गल ही रहे हैं, प्लस साथ साथ पानी का बहाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है और बड़ी बड़ी झीलें भी बनती चली जा रही हैं और बड़ी बड़ी उसमें केदारनाथ टाइप की जो पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये बातें यूं ही नहीं है। देश की आन बान और शान हिमालय, जो किसी महायोद्धा की तरह हिंदुस्तान का कवच बनकर खड़ा है, हर तरह के दुश्मन से करोड़ों करोड़ देशवासियों की रक्षा करता है। उसी हिमालय को लेकर परेशान करने वाली जानकारियों का अलर्ट रिलीज हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इन खतरों की जानकारी और डिटेल्स इकट्ठा करते आए हैं, कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे नए सबूत सामने रखे गए हैं। पता चला है हिमालय क्षेत्र की 4 घाटियों में प्राकृतिक झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सतलुज, चिनाब, ब्यास और रावी में नई झीलों का तेजी से निर्माण हो रहा है। चारों घाटियों में सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें सतलुज घाटी में। चिंता की बात यह है कि एक साल के भीतर सतलुज घाटी के अंदर 50 या 100 नहीं बल्कि 339 झीलें बनकर तैयार हैं। वैज्ञानिकों का डेटा कहता है कि साल 2022 में सतलुज घाटी में 1953 झीलें मौजूद थी, लेकिन 2023 में नया डाटा और नई स्टडी के बाद पता चला कि अब यहाँ 2292 झीलें तैयार हो चुकी हैं, यानी नए जलकुंड। एक रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली 800 के करीब हैं, जो बहुत ही लो रेजोल्यूशन है उसमें 2000 से भी ज़्यादा हैं, बट जो वल्नरेबल लेक्स हैं जिनका साइज जो है 20 हेक्टेयर के आसपास है उससे ज़्यादा है, तो उसको लेके थोड़ा सा हम ज़्यादा उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। अभी ग्राउंड लेवल पे भी फिजिकल टीम्स भी जाएंगी इस सीज़न में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हिमालय की गोद में पानी के स्रोत तैयार हो रहे हैं तो फिर तो ये अच्छी बात है। जगह जगह झील बनने से इंसान को फायदा ही होगा। पीने वाले पानी के सोर्स बढ़ जाएंगे, जहां पानी नहीं पहुंचता वहां भी पहुंच जाएगा। और फिर अगर बारिश आ गई तो पानी स्टोर करने वाले जलकुंड आपदा से बचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई प्राकृतिक झीलें इंसान के लिए अच्छी खबर है? क्या प्राकृतिक झीलों की वजह से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या नई झीलें गर्मी की मार झेल रही आबादी के लिए फायदे का सौदा है? या फिर बदलते मौसम और पिघलते ग्लेशियर से इसका कोई संबंध है? जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसी के कारणवश वो पिघल रहे हैं। और इनके पिघलने से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति ये बन गई है कि ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो पूरे हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर उनका निर्माण हो गया है। लगभग 24,000 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनका निर्माण हो गया है। हिमाचल में किन्नौर के पास एक बड़ी लेक बन गई है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि रेड अलर्ट वाली स्थिति है। मानसून का जो समय अब आने वाला है, अगर अति वर्षावृत्ति होती है तो केदारनाथ जैसी त्रासदी तो बहुत ही बौनी लगेगी उसके सामने, अगर इनमें से कुछ जो लेक्स हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक पानी उन लेक्स में है और एक हिमालयन सुनामी का रूप वो धारण कर सकती हैं। अब इन बातों को अच्छी तरह समझना है तो जरा इन 3 फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। तो जलवायु परिवर्तन से आखिर होता क्या है? इससे तापमान में बढ़ोतरी होती है, जो इस वक्त दिखाई भी दे रही है। और तापमान बढ़ने का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ बेमौसम पिघलती है और इसके पिघलने की रफ्तार तेज होती जाती है, यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर पानी का रूप धारण कर लेते हैं और फिर ये एक इलाके में इकट्ठा होने लगता है। अब जहां ये पानी इकट्ठा होता है वहीं एक प्राकृतिक झील का निर्माण हो जाता है। जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट जो है गायब हो जा रहा है, उसका सारा पानी जो है जहाँ पे भी डिप्रेशन हो रहा है, जहाँ पर भी कोई गड्ढा मिल रहा है उसको, वहाँ पे वो जमा हो रही है। और उसके जमा होने से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो है एक प्रेशर बन रहा है उनके पत्थरों के ऊपर, कि जो धीरे धीरे एक लेवल तक ऐसे पहुँचती है कि जो कि वो टूट जाएगी। देखिए, वैसे जहां तक हिमाचल का सवाल है, यहाँ 202 ग्लेशियर 1118 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं और इसमें भी 385 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जहां प्राकृतिक झीलें बनी हुई हैं। अब सवाल ये है, झीलों पर नजर क्यों रखी जा रही है? हिमालय में बनी इन झीलों में ऐसा क्या हो रहा है जिसे लेकर के हिमालय के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद के लोग परेशान हैं? क्यों बड़े खतरे की आहट इसे समझा जा रहा है? क्या सिर्फ हिमाचल को खतरा है या ये दायरा और बड़ा दिखने लगा है? इसे कुदरत का बैलेंसिंग एक्ट कहें या फिर इंसान के विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जिद, क्योंकि जब जब इंसान अपनी हद पार करता है तब तब कुदरत अपनी ताकत का एहसास करा देती है।
यही वजह है कि कभी बारिश बाढ़ तबाही लेकर आती है तो कभी जंगली आग विकास के सिस्टम को चुनौती देती है। लेकिन हिमाचल में जलकुंड के आकार का बढ़ना क्या केदारनाथ से 10 गुना ज्यादा तबाही के संकेत दे रहा है? ऐसी आशंकाओं का आधार क्या? तो इसका जवाब भी हिमाचल के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नई रिपोर्ट और फाइंडिंग्स में छिपा है। साल 2023 के डेटा का एनालिसिस करने पर पता चला कि सतलुज घाटी में 50 से ज्यादा झीलें ऐसी हैं जिनका एरिया 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि 1 हेक्टेयर में 2.5 फुटबॉल मैदान बन सकते हैं। इस लिहाज से हर झील करीब 25 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 झील का क्षेत्रफल 125 फुटबॉल मैदान के बराबर। अब इतने बड़े एरिया में अगर झील बनती है तो इसके चलते किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बढ़ जाती है। आसान शब्दों में समझाएं तो अगर झील किनारे लैंडस्लाइड होती है या फिर हिमस्खलन यानी बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो फिर इन झीलों का पानी नीचे की तरफ सैलाब का रूप धारण करके आगे बढ़ सकता है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले 4 साल में ग्लेशियर पिघलने की वजह से 933 नई झीलों का निर्माण हुआ है। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदियों का जलस्तर 3 से 4% बढ़ चुका है और आने वाले साल में वाटर लेवल में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लगातार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस तरह की बड़ी और छोटी सभी तरह की झीलों की निगरानी कर रहे हैं ताकि जरा सी भी हलचल हो तो तुरंत आपदा प्रबंधन को अलर्ट किया जा सके। देखिए, ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। तो भारत सरकार के साथ हम लोगों ने 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ जाके हम देखेंगे कि क्या अगर वहाँ पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा। अब 10 हेक्टेयर वाली झील का विनाश से डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। आपको याद होगा साल 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, मकान, दुकान, इंसान सब बह गए थे, हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब भी 10 हेक्टेयर वाली एक झील फटी थी। इसकी वजह से मंदाकिनी नदी अपने पुराने कोर्स पर लौटी और फिर तबाही का तांडव मचाती चली गई। और इस बार बात सिर्फ सतलुज घाटी तक की नहीं है। हिमाचल की सरकार ने 4 और ऐसी वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले वक्त में तबाही का जरिया बन सकती है। सबसे ज्यादा चिंता चेनाब बेसन की खेपंगगत झील को लेकर है, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये रोहतांग टनल से लाहौल की तरफ सिस्सू से पहाड़ पर 11 किलोमीटर ऊपर है और सिस्सू हेलीपैड भी इसकी रेंज में है। इस झील के ऊपर ग्लेशियर टूटने का पॉइंट भी है, इसलिए खतरा बढ़ जाता है। आकलन है कि इस झील के टूटने पर 723 किलोमीटर रोड, 69 पुल और 1 डैम के टूटने का खतरा है। बाकी 3 झीलों में से एक ब्यास के बेसिन पर और 2 सतलुज के बेसिन पर है, लेकिन उनका आकार कम है। हिमाचल सरकार की तरफ से इन झीलों पर स्टडी के लिए जुलाई या अगस्त महीने में ग्राउंड टीमें भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन झीलों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी CDAC को कहा गया है। ऐसा पहली बार होगा कि ग्राउंड टीमें यहां जाएंगी। इन टीमों में लोकल मजिस्ट्रेट, आर्मी, BRO, ITBP, CWC, CDAC, फॉरेस्ट और DDMA के लोग भी साथ रहेंगे। आने वाले वर्षों में मैदानी इलाकों में भारी तापमान में वृद्धि जैसे इस वर्ष हम झेल ही रहे हैं वो भी होगी और साथ ही साथ अल्पवृष्टि होगी। यानी हमें 2 तरह की त्रासदियों का एक साथ सामना करना पड़ेगा। एक कि मैदानी इलाकों में अल्पवृष्टि के कारण वहाँ की उर्वरा भूमि का रेगिस्तानीकरण होगा और दूसरा अतिवृष्टि होगी हिमालय जैसे इलाकों में और वहाँ पर बादल फटने, हिमालय सुनामी और बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। और ये ऐसी त्रासदी रहेगी कि एक तरफ NDRF झेलेगी अकाल और दूसरी तरफ बाढ़। अब एक और अहम सवाल जिसका जिक्र करना जरूरी है। अगर हिमालय से आपदा निकली, हिमाचल में सैलाब आया, झील टूटी, तो इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होगा? क्या कुछ और राज्य भी इसकी जद में आ सकते हैं? इसका जवाब भी नई स्टडी में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो झीलें बनी हैं, उसके चलते हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी खतरे की जद में आ चुके हैं। अगर लैंडस्लाइड या फिर ग्लेशियर पिघलने के हालात बनते हैं तो भयानक बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि करीब
2 दशक पहले हिमाचल इस तरह के हाहाकारी सैलाब का गवाह बना था। साल 2005 में लैंडस्लाइड की वजह से पारछू झील टूट गई थी। इसके कारण सतलज नदी का जल स्तर बढ़ गया था। तब भयानक बाढ़ की जद में कई लोग आए थे। किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक जान माल का नुकसान हुआ। यही वजह है कि सरकार अब दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किसी भी तरह की आपदा को काउंटर करने की तैयारी कर रही है, ताकि अगर हिमालय से प्रलय का ट्रेलर निकला तो फिर वक्त रहते आगाह किया जा सके, जान माल का नुकसान कम से कम। हाँ, इतना जरूर है कि कुदरत इंसान को संकेत भी दे रही है। संकेत ये कि प्रकृति से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, वरना वक्त वक्त पर कोर्स करेक्शन को कोई रोक भी नहीं पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की, जिसे इस चुनाव में राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। पार्टी को 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। 2 दिन पहले पीएम मोदी से राजस्थान के सीएम भजन लाल की मुलाकात हुई और माना यह जा रहा है कि हार के कारणों को लेकर सीएम ने पीएम को जानकारी दी। इससे पहले शनिवार और रविवार को प्रदेश स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा भी की गई और अब पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है और पार्टी नेताओं पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इस मुलाकात में सीएम ने पीएम को राजस्थान के चुनाव नतीजों की जानकारी दी है। वैसे भी चुनाव नतीजों के बाद मोदी और भजन लाल शर्मा की ये पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है। कल जब दिल्ली में ये मुलाकात हो रही थी, उस वक्त राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी नेता और कभी वसुंधरा राजे के करीबी रहे देवी सिंह भाटी हार के कारण गिना रहे थे। देखिए, राजस्थान में 1 वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियाड़ ने ये ऐसी गोटियां खेली वहां प्रदेश के अंदर और वहां केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। पहली बार राजस्थान में मिली हार पर पार्टी के अंदर से किसी ने खुलेआम आवाज उठाई है और ठीकरा फोड़ा है राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर, जो खुद पिछले साल विधानसभा चुनाव हार गए थे। देवी सिंह भाटी का यह बयान तब सामने आया जब जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 दिनों तक हार पर मंथन किया। राज्य के नेताओं ने नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर ये मीटिंग की और करीब 14 घंटे तक शनिवार और रविवार को ये बैठक हुई। एक सीट पर चर्चा हुई और इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली। जिन 11 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी हारी, उन इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां खास मेहनत नहीं की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिस भरतपुर के रहने वाले हैं, पार्टी वहां भी चुनाव हार गई। राज्य के मंत्री झाबर सिंह खर्रा हार को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी जान लीजिए। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। राज्य में 33 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गई। इनमें प्रदेश के 4 मंत्रियों की विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों से पीछे रही। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिन 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिली। अगर यहां भी विधानसभा की तरह पीछे रह जाती तो नतीजे और बुरे हो सकते थे।
सूत्रों की माने तो पार्टी के नेताओं ने हार के कारणों को लेकर जो जानकारी दी है उसमें एक बड़ी बात यह है कि वे हवा का रुख भांपने में कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी वजह रही। आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, पार्टी उसका काट नहीं निकाल पाई और इस सब के साथ साथ हारे हुए उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं के असहयोग की भी शिकायत की है। आइए बिहार की रुपौली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी रुपौली की विधायक रही बीमा भारती को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से टिकट दिया था। बीमा को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी 5 दिन तक पूर्णिया में ही रहे, कैंप करके बैठ गए। वहीं अब बीमा भारती विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन टिकट के ऐलान से पहले हत्या के फेर में फंस गए हैं बीमा भारती के बेटे। यानी पुलिस कल बीमा भारती के घर गई, तलाशी लेने पहुंची। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सुबह की है, जब बिहार की पूर्व मंत्री और आरजेडी की नेता बीमा भारती अपने बाहुबली पति अवधेश मंडल के साथ लालू यादव से मिलने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर दोपहर की है, जब पटना में बीमा भारती के घर पुलिस की टीम हत्या के मामले की जांच के लिए पहुंच गई। अब सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को समझिए। ये तस्वीर मंगलवार सुबह की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने दावा किया कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वो खुद या उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि वैसे लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। इसके बाद बीमा भारती जब घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद बिहार पुलिस की टीम भी यहां पहुंच गई। पटना के जिस विधायक फ्लैट में बीमा भारती रहती हैं, वहां पूर्णिया जिले की पुलिस बीमा के बेटे और पति की तलाश में पहुंच गई। पूर्णिया पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन दोनों में से कोई यहाँ नहीं मिला। बीमा भारती पुलिस वालों पर गुस्सा दिखाती हुई कैमरे में कैद हुई। और सरकार के आवास में घुस गए, आप ऐसे आ गए अचानक, जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, कुछ जांच कीजिएगा। महिला है और सरकार के आवास में घुस गए, क्यों इस तरह से कर रहा है प्रशासन? हाँ, थाना जाएगा, जहाँ थाना है भवानीपुर जाएगा, वहाँ थाना में पूछताछ। बाद में पुलिस की टीम जब घर से चली गई, तब बीमा भारती ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आर्यन से बात की। धराधर फोर्स अंदर घुस गया, तो हमको लगा कि फोर्स कैसे घुस गया अंदर में, क्या बात है? तो हम पूछने लगे, बोला कि नहीं पूछ जाँच करना है। किसको? तो अवधेश मंडल को। कौन केस वाला में? पूछना जांचना है तो भवानीपुर थाना जाएगा, जहाँ थाना है वहाँ हम आज जेबे करेंगे, घर भेज देंगे थाना पर, पूछ जांच करिएगा। बेटे को भी खोज रही है? मेरा बेटा को जो है कि उसको जो है फंसा दिया। 1 सप्ताह पहले जो है इलेक्शन के 1 सप्ताह बचा था तो उसका बेल हुआ। चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के ये दशा हो रहा है। बीमा भारती आरोप लगा रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस उनके परिवार को फंसा रही है। असल में बीमा भारती के बेटे राजा का नाम सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में सामने आया है। आरोप है कि 2 जून को पूर्णिया में कारोबारी गोपाल यादुका की हत्या हुई। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि बीमा भारती के बेटे ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। अब पूर्णिया पुलिस बीमा भारती के बेटे के साथ ही पति अवधेश मंडल की भी तलाश में जुट गई है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है, हम लोग आवाज उठाते हैं। पोस्टमार्टम से आया था, हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं। सुबह 11 बजे के आसपास बीमा भारती पति अवधेश मंडल के साथ राबड़ी निवास के बाहर दिखी थी, लेकिन इसके बाद अवधेश मंडल गायब हो गए। अवधेश मंडल का अपराध से पुराना नाता है, इलाके में दबंग और बाहुबली की छवि है। अवधेश का जेल आना जाना लगा रहता है। रुपौली सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को है। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव की मांग है कि रुपौली में कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और
चंदा चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपोली में? अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को। वैसे सीट पर महागठबंधन से पिछली बार लेफ्ट का उम्मीदवार मैदान में उतरा था, तो दावा लेफ्ट की तरफ से भी किया जा रहा है। बीमा भारती इस सीट से जेडीयू से लगातार जीतती रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने पार्टी और विधानसभा से दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन बुरी तरह से हार गई। हारने के बाद एक बार फिर से आरजेडी से वो टिकट मांग रही हैं, जबकि जेडीयू कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, एक उपचुनाव को लेकर भी बिहार में किस तरीके की सियासी सरगर्मी है, चलिए अब देख लीजिए भाग्य की बात ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रातः 7:28 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 19 जून 2024 बुधवार का दिन है। आज विशाखा नक्षत्र, सिद्धि योग तथा बालवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार प्रातः 10:59 तक तुला राशि में, फिर 11 बजे से सारे दिन वृश्चिक राशि में रहेगा। आज राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:12 से प्रातः 8:54 तक रहेगा। आज 10:59 तक दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की, फिर 11 बजे से पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 7:30 से प्रातः 9:43 तक, फिर दोपहर 2:20 से शाम 4:36 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 9 बजे से रात 9:43 तक, फिर दोपहर 2:21 से शाम 4:35 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती हैं। आज सूर्य, शुक्र व बुध ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा प्रातः 10:59 तक तुला राशि में, फिर 11 बजे से वृश्चिक राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। आइए अब देखते हैं 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। प्रातः 11 बजे के बाद राशि से अष्टम भाव से चंद्रमा के भ्रमण के कारण किसी पारिवारिक सदस्य के साथ वाद विवाद हो सकता है। आर्थिक स्थिति आज मजबूत बनी रहेगी। 11 बजे के बाद प्रॉपर्टी के ट्रांसफर संबंधी किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। आज बजरंगबली की आराधना करें तथा बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभावों को ला रहा है। सुबह की दिनचर्या शानदार रहेगी, लेकिन कोई भी पब्लिक डीलिंग प्रातः 11 बजे के बाद करें। जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष को लेकर कोई विवाद हो सकता है। कोर्ट में चल रहे किसी विवाद से संबंधित एप्लीकेशन 11 बजे के बाद लगाना शुभ रहेगा। साझेदारों के साथ बातचीत के दौरान संयम रखें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन 1-2 बातों को छोड़कर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नसों की कमजोरी से संबंधित बीमारी ठीक हो सकती है। विरोधी द्वारा उच्चाधिकारी से आपके व्यवहार को लेकर शिकायत की जा सकती है। लवमेट का आपके साथ व्यवहार आज नकारात्मक हो सकता है।
निवेश करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन देखभाल से बिताने का दिन है। पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। संतान का पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस ना कर पाने से मन में आज तनाव हो सकता है। शारीरिक आकर्षण में ना जाकर अपने व्यक्तित्व के हिसाब से मित्र बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अकाउंट्स, डॉक्टर्स व मेडिसिन का काम करने वालों को आज अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ रहेगा। छोटी बहन के स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही समस्या दूर हो सकती है। पारिवारिक दायित्व को बखूबी से पूरा करेंगे। माताजी को किसी मंदिर या गुरुद्वारे में लेकर जा सकते हैं। ऑफिस में बॉस का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। महिलाओं व युवतियों को नए जॉब की संभावनाएं हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे पलों को ला रहा है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वेट गेन की समस्या को नियंत्रण करने के प्रयास सफल होंगे। परिवार में कन्या शिशु का आगमन हो सकता है। किसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकती है। शेयर बाजार में मुनाफा होने से वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण उपलब्धि ला रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। बिजनेस को साझेदारी में करने की योजना बन सकती है। सिंगल तथा सेपरेटेड लोगों की शादी के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की किसी स्कूल में ड्राइंग, पेंटिंग से संबंधित विषयों में अध्यापक के रूप में जॉब लग सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शांति व सद्भाव से भरा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। माताजी व जीवन साथी से संबंधित कोई विवाद आपसी समझ से दूर हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। बॉस के सामने तर्कपूर्ण बातें रखने से विवाद सुलझ सकता है। मित्र के साथ आज डिनर पर जा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज सेहत साथ देगी। सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। ऑफिस के कार्य के सिलसिले में पश्चिम दिशा की यात्रा पर जाना शुभ रहेगा। लवमेट के साथ एक अरसे बाद रोमांटिक पलों को बिताने का मौका मिल सकता है। ऑफिस की साज सज्जा पर धन खर्च हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। सारे दिन कार्य की अधिकता रहेगी। नए प्रोजेक्ट को लेकर लंबी मीटिंग करनी पड़ सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की शुरुआत हो सकती है। निवेश को करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ आज कोई मीटिंग कर सकते हैं। आज नया वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल व अनाज का दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर जाएगा। आज सुबह से ही लो फील कर सकते हैं। साढ़े साथी के प्रभाव के कारण कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। करीबी मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। उच्चाधिकारी के साथ बहस ना करें। काम के प्रति उदासीनता दिक्कत में डाल सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। दिन की शुरुआत में तनाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें, लेकिन 11 बजे के बाद चंद्रमा के भाग्य स्थान से भ्रमण के कारण मनोस्थिति बेहतर हो सकती है। अधीनस्थ कर्मचारियों का आज सहयोग मिलेगा। बिजनेस के लिए किसी कंसल्टेंट एजेंसी की सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान की। आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वास्तु संबंधित जरूरी टिप्स। भवन या दुकान को बनाते समय कुछ आवश्यक बातों का पालन करने से आर्थिक उन्नति होती है। मकान या फ्लैट यदि वर्गाकार भूमि पर बना है तो वह श्रेष्ठ और शुभ रहता है। त्रिकोण विषमबाहु भूमि भवन निर्माण के लिए अशुभ होती है। अष्टकोणाकार सिंह मुख वाली गोमुखी तथा षटकोणाकार भूमि भवन निर्माण के लिए शुभ मानी जाती है। पूरब तथा दक्षिण दिशा को भारी करना तथा इन दिशाओं में भारी वस्तुओं का रखना शुभ माना जाता है तथा उत्तर व पूरब दिशा व ईशान कोण को हल्का रखना व खाली रखना स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय रहे। नमस्कार।